लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी बंद कराए जब मथे आइटम जन बंद कराए। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडीज दोनों है, तो उसके अंदर ये होता है कि मोमेंटम उस बॉडी का तब तक कंजर्व रहता है जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, चाहे आइसोलेटेड बॉडी हो चाहे सिस्टम ऑफ बॉडीज हो, दोनों का। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज होता है, ना इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकती है और ना ही म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे केसेस होते हैं मोमेंटम के, ठीक है। अब उसके कुछ केसेस जो कॉमन है या जिनके आने के चांसेस होते हैं, उनकी बेसिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर उनके मौजूद या उस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस तरह से डील करोगे उनको। तो जो कॉमन दो तीन टाइप्स होते हैं इसके क्वेश्चंस के, उनके बेसिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहला जो हमारे पास होता है वो होता है गन और बुलेट का, ठीक है। गन और बुलेट का केस होता है, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा, कॉमन सा एक क्वेश्चन है कि अगर एक गन है उससे कोई बुलेट फायर होती है। ये वही केस है जिस तरह से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से निकलता है। इन दोनों के अंदर केसेस के अंदर सिमिलरिटी होती है कि जैसे एक हमारे पास न्यूक्लियस है, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है, बिल्कुल इसी तरह से एक गन है उसमें से बुलेट निकलती है। तो ये दोनों जो टाइप्स होते हैं वो एक ही किस्म के टाइप्स होते हैं। अब इनकी जो बुनियादी बात होती है वो ये होती है कि इस तरह जो केस होता है उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो केस होता है इसके अंदर इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जो होता है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी इसका क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि पहले ये इस तरह से होते, सपोज करें गन है और इसके अंदर बुलेट है, ठीक है। दोनों रेस्ट में इनका मोमेंटम जीरो होता है। जब इस तरह से गन से बुलेट निकलती है तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है और गन बैकवर्ड मूव करती है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर मोमेंटम जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये जैसे अल्फा पार्टिकल लिमिट होता है तो उसके अंदर भी यही होता है कि पहले अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का मोमेंटम जीरो होता है, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल शूट आउट होता है तो अल्फा पार्टिकल फॉरवर्ड मूव करता है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर रिकॉइल होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि गामा जो रे होता है वो आफ्टर द अल्फा एंड बीटा निकलता है। वो इसीलिए निकलता है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की रिक्वायरमेंट है कि अल्फा जब निकलेगा तो न्यूक्लियस बैकवर्ड रिकॉइल करेगा और वो जो रिकॉइल एनर्जी होती है वो इमिट होती है एज अ गामा रे। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो केस होता है उसके अंदर ये होता है कि अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, अगर एक्सप्लोजन को देखते हैं
तो एक्सप्लोजन के अंदर भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। जैसे कोई बॉम्ब फटता है या कोई और चीज है, उसके अंदर भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब बॉम्ब के अंदर मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है? देखिए, बॉम्ब के अंदर जो एक्सप्लोजन होता है वो उसके अंदर बारूद की वजह से होता है, और ये जो बारूद होता है ये उसकी केमिकल एनर्जी अपनी होती है। इसलिए जब एक्सप्लोजन होता है तो ये अंदर की फोर्स की वजह से होता है, और अंदर की फोर्स की वजह से मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये उस केमिकल से होता है जो केमिकल उसका हिस्सा होता है। अब अगर केमिकल उसी बॉम्ब का हिस्सा है, तो जब उस केमिकल की वजह से उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है तो उसके अंदर भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसके बारे में भी आप यही बात कहोगे कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। इसके अंदर भी मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये एक बॉम्ब है, इसमें से एक्सप्लोजन होता है, इसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अगर एक इस तरह से जाएगा तो दूसरा इसके अपोजिट जाएगा, अगर एक इस तरफ जाएगा तो दूसरा इस तरह से जाएगा। भले कितने भी इसके पीसेस हों, लेकिन टोटल मोमेंटम बिफोर भी इसका जीरो है और बाद में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्लोजन होता है ये केमिकल एनर्जी की वजह से होता है। तो ये केमिकल एनर्जी जो होती है अंदर से आती है। तो ये आपने सिंध बोर्ड के अंदर देखा है, कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है विद इन सिस्टम, वो उसका मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। ये आपके जो है वो सिंध बोर्ड के बुक के अंदर शायद लिखा हुआ है कि कोई भी जो बायोलॉजिकल या केमिकल जो प्रोसेस सिस्टम के अंदर होता है वो उस बॉडी का मोमेंटम जो होता है वो चेंज नहीं कर सकता। तो एक्सप्लोजन जो होता है वो इस सेंस में आता है। ठीक है। अब तीसरा होता है बेटा कि इस तरह से जो कुलियन होती है, थर्ड केस के अंदर ये इस तरह से होता है। तीसरे केस के अंदर ये होता है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी इस तरह से है, एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार के साथ अगर एक बॉडी इस तरह से जा रही है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये इसे कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद होती है तो इसकी माइनस v मानी जाएगी। ठीक है। अब इस केस के अंदर ये कहा जाता है कि एक बॉडी है, जब उसको थ्रो करते हैं, वो जा रही है दीवार से टकराने के बाद, ठीक है, वो वापस आती है, तो उसके अंदर मोमेंटम की चेंज क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर चेंज इन मोमेंटम अगर मैं यहाँ पे करूं तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है कि इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है। ठीक है। या कभी कभी इसके अंदर पूछा जाता है कि ये बाल जब टकराता है तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। ठीक है। या ये भी होता है, या ये भी सेम केस है इसी तरह से, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ही होता है कि अगर कोई भी बॉल है उसको ड्रॉप करते हैं, वो जमीन से टकराता है और वापस जाता है। इसके अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि चेंज इन मोमेंटम कितनी है, चेंज इन मोमेंटम कितनी है, या ये जब ग्राउंड से टकराता है तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं वो सेम केस होते हैं, एक जैसे ही केसेस होते हैं कि कोई भी चीज इस तरह से टकराती है, वापस रिकॉइल करती है, या कोई भी चीज हम ड्रॉप करते हैं वो इस तरह से वापस बाउंस बैक करती है, तो उसके अंदर ये भी मोमेंटम के हिसाब से आते हैं। देखिए, ये पहले बात मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती है, जब उनके दरमियान कुलियन होती है, तो कुलियन के अंदर हमेशा जो होता है, ये दोनों चीजें जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है वो कैलकुलेट की जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इस फार्मूले से की जाती है। जब आपस में बॉडीज कोलाइड करती है तो मोस्टली जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा m इंटू वी, इस तरफ जा रहा है और ये राइट की तरफ है, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस m इंटू वी, क्योंकि ये
वापसी की तरफ है। तो चेंज इन मोमेंटम दोनों केसेस के अंदर आप निकालोगे -2m इंटू वी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा -2mv इन दोनों के दरमियान। और फोर्स अगर आप दोनों की निकालोगे तो फोर्स हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से आप इसके अंदर रखोगे तो आपको टाइम सॉरी फोर्स भी मिल जाएगी। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि एक बाल है, वो 10 मीटर हाइट से हम ड्रॉप करते हैं, अर्थ से टकराता है और 6 मीटर ऊपर बाउंस बैक करता है। तो बाल ने अर्थ के ऊपर कितनी फोर्स लगाई या अर्थ ने बाल के ऊपर कितनी फोर्स लगाई। तो ये दोनों जो है ये मोमेंटम और थर्ड लॉ के जो है वो केसेस होते हैं, कंबाइंड केसेस होते हैं। तो उसके अंदर ये चीज अप्लाई होती है कि इनिशियल मोमेंटम कितना है और फाइनल मोमेंटम कितना है, उन दोनों को माइनस करके आप टाइम ऑफ कांटेक्ट निकालो तो आपको फोर्स मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसके कुछ केसेस हैं। एक और होता है ट्रक और कार का केस होता है कि अगर इस तरह से एक हमारे पास ट्रक है, वो किसी भी कार से इस तरह से हमारे पास ट्रक आ रही है, एक कार है ये स्टेशनरी है। ठीक है, अब ये ट्रक जब कार से कोलाइड करती है तो कुलियन के बाद ट्रक और कार का मास साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि पहले शुरू में दोनों मासेस अलग कंसीडर किए जाएंगे और फाइनल में मासेस दोनों जो है वो कंसीडर साथ में किए जाएंगे। एम है और एम है, तो पहले मोमेंटम होगा एम इंटू यू वन प्लस जो होगा हमारे पास एम इंटू यू टू होगा इज इक्वल टू बाद में हो जाएगा एम प्लस एम और बाद में इनकी कंबाइंड वेलोसिटी v हो जाएगी। तो इस तरह से जो होता है कि एक बॉडी आ रही है, दूसरी बॉडी उससे टकराती है, टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ हो जाती हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर फाइनल वेलोसिटी कोई भी चीज मांगी जाए तो उसको इस तरह से डील करोगे। तो ये थर्ड लॉ के और मोमेंटम के जो है वो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर आप इसको इस तरह से डील करना है। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस तरह से गन और बुलेट की तरह सिस्टम हो तो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो माना जाएगा। और इनिशियल इसलिए जीरो होगा क्योंकि ये दोनों बॉडीज रेस्ट में है, और फाइनल इसलिए जीरो होगा क्योंकि दोनों बॉडीज का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन ड्यू टू द इंटरनल फोर्स होता है, और इंटरनल फोर्सेस जो होती है वो कभी भी मोमेंटम को तब्दील नहीं कर सकती। इसलिए ये होता है कि मोमेंटम जो होता है वो बिफोर एंड आफ्टर जो होता है वो इस तरह से कंजर्व रहता है। और जो थर्ड है हमारे पास, उसके अंदर ये होता है कि कोई बॉडी जमीन से टकरा के रिकॉइल करती है या दीवार से रिकॉइल होता है उसका, तो उसमें ये होता है कि हम इनिशियल और फाइनल को शायद जीरो समझते हैं कि जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा, और हम ये समझते हैं कि इसमें चेंज जीरो होगी। तो इसमें चेंज जीरो नहीं होगी, इसमें चेंज जो होती है वो माइनस डबल हो जाएगी, तो इसमें चेंज जीरो नहीं मानी जाती। ठीक है, और ये होता है केस इसका कि अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करने के बाद आपस में कंबाइन हो जाती है। इसका एक अच्छा जो है वो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है सिंध के अंदर कि एक पेंडुलम की तरह कोई चीज इस तरह से हैंगिंग वर्टिकली है, बुलेट उसे जो है वो फायर होती है, बुलेट उसे टकराती है तो वो थोड़ा पेंडुलम की तरह ऊपर हो जाता है, वो ये केस होता है। इस तरह से उसके अंदर पहले मासेस अलग गए, बाद में मासेस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके केसेस ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद पीएमसी के मुताबिक इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है जिसको कहा जाता है इलास्टिक कुलियन। पीएमसी सिलेबस के मुताबिक थर्ड चैप्टर का, फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कुलियन। ठीक है, कुलियन के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई है उसको कहा जाता है ये कुलियन इन वन डायमेंशन होती है। ठीक है, कुलियन इन टू डायमेंशन भी होती है, कुलियन इन थ्री डायमेंशन भी होती है,
लेकिन आपके सिलेबस में जो कुलियन दी गई है वो इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि कुलियन के केसेस को हम देखते हैं। देखिए बेटा, कुलियन से आप लोग सब समझते हैं कि कुलियन किसको कहा जाता है। देखिए, कुलियन का मकसद है दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में टकराना जो होता है उसको कुलियन कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि कुलियन जो होती है उसमें दोनों बॉडीज का मूव करना या कम से कम एक बॉडी का मूव करना जरूरी होता है। अगर दोनों बॉडीज रेस्ट में है तो उनकी कुलियन होगी नहीं, या एक बॉडी रेस्ट में हो दूसरी मूव कर रही है तो भी कुलियन हो सकती है, या अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करें, दोनों मूव कर रही है तो मूविंग के दौरान दोनों बॉडीज कोलाइड करें तो भी कुलियन हो सकती है। तो कुलियन के अंदर किसी भी एक बॉडी या दोनों बॉडी का मूव करना जरूरी होता है, कम से कम एक बॉडी का मूव करना जरूरी होता है, बगैर मोशन के कुलियन नहीं हो सकती। और आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। काइनेटिक एनर्जी विदाउट मोमेंटम, मोमेंटम विदाउट काइनेटिक एनर्जी दोनों पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर कोई भी मूविंग बॉडी है तो मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके अंदर मोमेंटम का होना जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम बगैर काइनेटिक एनर्जी के पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ कुलियन ऐसी होती हैं जिनके अंदर बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी उन दोनों के पास पहले है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी, या जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में है। तो ऐसी कुलियन को कहा जाएगा इलास्टिक कुलियन। मीन्स इलास्टिक कुलियन का मकसद होता है ऐसी कुलियन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों बिफोर एंड आफ्टर इक्वल रहे। तो किसी भी बॉडी की जो ऐसी कुलियन होती है उसको कहा जाता है इलास्टिक कुलियन। और एक कुलियन ऐसी होती है जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो ऐसी कुलियन जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे तो ऐसी कुलियन को कहा जाएगा इन इलास्टिक कुलियन। ठीक है, जैसे अगर दो गाड़ियां हैं वो इस तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में टकराने के बाद अगर वो रेस्ट में आ जाती है तो उनका मोमेंटम कंजर्व माना जाएगा लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो दोनों के पास मोमेंटम जीरो माना जाएगा अगर उनका मोमेंटम इक्वल है तो अब इसलिए कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो दोनों का सम जो है वो रिजल्टेंट जो होता है उनका सम या रिजल्टेंट जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है उसकी बुनियाद पे कुलियन की कैटेगरीज नहीं बनाई जाती, क्योंकि मोमेंटम इलास्टिक के अंदर भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम इन इलास्टिक के अंदर भी कंजर्व रहता है। लेकिन जो कंजर्व चीज नहीं रहती वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोई भी कुलियन इलास्टिक है या कोई भी कुलियन इन इलास्टिक है, उसका डिसीशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं करेगा, उसका डिसीशन जो होगा वो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बुनियाद पे किया जाता है। तो इलास्टिक कुलियन का मकसद होता है ऐसी कुलियन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज जब आपस में कोलाइड करें तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एक जैसा रहे, तो ऐसी कुलियन को इलास्टिक कुलियन कहा जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहे, सिर्फ मोमेंटम सेम रहे, तो ऐसी कुलियन को इन इलास्टिक कुलियन कहा जाएगा। और आप इन इलास्टिक कुलियन के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे,
आपको जो पढ़ना है वो इलास्टिक कुलियन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसके टाइप्स आप कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास होती है एक इन इलास्टिक कुलियन। इन इलास्टिक कुलियन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर आपस में टकराए और टकराने के बाद अगर दोनों रेस्ट में आ जाए तो इनका पहले भी मोमेंटम अपोजिट है, वेक्टर है, तो जीरो माना जाएगा, और बाद में भी अगर रेस्ट में आ जाते हैं तो मोमेंटम जीरो माना जाएगा। लेकिन पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में जीरो नहीं मानी जाती। दूसरी होती है हमारे पास इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन का मकसद क्या होता है कि वन डायमेंशन का मकसद ये होता है कि दो बॉडीज की पहले लाइन ऑफ एक्शन और आफ्टर लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है, बनाता हूं मैं, ठीक है। इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन का मकसद क्या होता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर आप कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, दोनों कंजर्व होते हैं इसके अंदर, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे मोमेंटम हो, बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट कंजर्व रहते हैं। अब वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन का मकसद ये होता है कि अगर एक बॉडी है, इसका मास m1 है, और दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखें, ये आप समझें कि ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन है, इस तरह से ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन है, और ये सेम लाइन में, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। और आफ्टर कुलियन अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, कुलियन के बाद भी लाइन ऑफ मोशन सेम रहे, कि जिस डायरेक्शन में ये पहले आ रहे थे उसी डायरेक्शन में सेम जाए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हेड ऑन कुलियन हो, ये उसी सूरत में होता है जब हेड ऑन कुलियन हो। हेड ऑन कुलियन का मकसद है कि एग्जैक्टली इनके सेंटर आमने सामने हो। कुलियन के वक्त अगर इनके सेंटर आमने सामने होंगे तो हम इसको कहते हैं हेड ऑन कुलियन। और हेड ऑन कुलियन जब होगी तो उसमें जिस डायरेक्शन में पहले बॉडीज आ रही है उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको कहा जाएगा कुलियन इन वन डायमेंशन। कुलियन इन टू डायमेंशन में ये होता है कि अगर एक बॉडी इस तरह से आ रही है और दूसरी बॉडी इस तरह से आ रही है, हेड ऑन कुलियन नहीं है, इनके सेंटर सामने सामने नहीं है। अगर सेंटर सामने सामने नहीं है तो कोलाइड होने के बाद एक इस तरफ चली जाएगी, एक इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। उनका जो पहले डायरेक्शन है बाद में वो डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, तो ऐसी कुलियन को क्या कहा जाएगा, कुलियन इन टू या थ्री जो भी होती है वो हो सकती है, लेकिन वन डायमेंशन नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो कुलियन इन वन डायमेंशन पढ़ना है, कि कुलियन इन वन डायमेंशन किस तरह से होती है। तो कुलियन इन वन डायमेंशन का मकसद होता है जिस लाइन पे बॉडीज पहले आ रही है उसी लाइन पे बाद में भी कंटिन्यू करें, तो ऐसी कुलियन जो होती है उसको क्या कहा जाता है, कुलियन इन वन डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। अब इसकी दो तीन इक्वेशंस हैं
उसको डिस्कस करते हैं कि वो इक्वेशन हमें क्या कहती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, अब इनकी वेलोसिटीज की इक्वेशंस है, मैं बुनियादी इक्वेशंस बनाता हूं, उसके बाद फाइनल इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें अगर एक बॉडी है, ये बॉडी ए समझ लें, इसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है। एक और बॉडी है, इसका मास m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब ये आगे जाके यहाँ पे आपस में कोलाइड करती है और कुलियन के दरमियान एक दूसरे पे म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन होता है। कुलियन के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी v1 बन जाती है और इस बॉडी की वेलोसिटी v2 बन जाती है। ठीक है, अपने सिंध के अंदर इनिशियल वेलोसिटीज को u1 और u2 दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी को v1 और v2 दिया गया है, जबकि पंजाब के अंदर इनिशियल वेलोसिटीज को v1 कहा गया है, v2 कहा गया है और फाइनल वेलोसिटीज को v1 डैश और v2 डैश कहा गया है। तो अब ये आप भेजोगे ये क्वेश्चन, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सुने, कान खोल के सुने आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये होगा, सर सिंध के अंदर u1 कहा गया है, पंजाब के अंदर v1 कहा गया है, फाइनल को सिंध के अंदर v1 कहा गया है और पंजाब के अंदर v डैश, क्यों? बेटा ये नेम है, इसका क्यों कोई नहीं होता। v1 कहो u1 कहो, क्या फर्क पड़ता है? नेम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन बनाया करें, जो बनता ही नहीं है ना वो नहीं बनाया करें। तो v1 दे, u1 दे, a1 दे, b1 दे, c1 दे, d1 दे, क्या फर्क पड़ता है? इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, फाइनल वेलोसिटी फाइनल होती है, उसको आप कोई भी नेम दे दें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये चीजें नहीं होती इस तरह से कि यहाँ पे v1 कहा गया है, वहां पे u1 कहा गया है, वहां पे फाइनल को v1 सिंध में कहा गया है और पंजाब के अंदर इनिशियल को v1 कहा गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चीज को समझते हैं ना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम समझते ही नहीं है तो फिर ये फर्क पड़ता है कि वहां पे तो u है, वहां पे v है, फर्क बहुत बड़ा है। तो फर्क नहीं होता, अगर आप समझे तो, नहीं समझते तो बहुत बड़ा फर्क है ये भी। अब देखिए, सपोज करें दो बॉडीज है, मासेस m1 m2 है, ये आपस में कोलाइड होती हैं। कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 बन जाती है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी इक्वेशन आती है। सपोज करें अगर ये कुलियन इलास्टिक है तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो बिफोर वाला हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस हो जाएगा m2 v2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस आप कर सकते हैं m2 u2, इस तरह भी कर सकते हैं। m1 अगर आप कॉमन निकालते हैं u1 माइनस v1 हो जाएगा, अगर m2 कॉमन लेंगे तो v2 माइनस u2 हो जाएगा, इक्वेशन बन जाती है ए। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ए है। अब अगर इलास्टिक कुलियन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर भी हो सकता है। अब 1/2 सबके अंदर है, कॉमन है, निकाल दे, खत्म कर दे, तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। बेटा ये कॉमन है, कॉमन निकालोगे ना तो इस साइड का 1/2 और इस साइड का 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैंने डायरेक्ट स्टेप लिया है, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, u1 और m1 वाले एक साइड पे रखें, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m2
v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। m1 होगा कॉमन, ये होगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो जाएगा u2 स्क्वायर। आपको पता है एक फार्मूला है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है मैथमेटिक्स का फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले के हिसाब से आप कर सकते हैं m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, और इसी फार्मूले के हिसाब से v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास बी। अब इन इक्वेशंस को अगर आप करेंगे डिवाइड एक दूसरे से, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर ले कि डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय ए, डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए, अगर इक्वेशन बी को आप इक्वेशन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होना है। ठीक है, एक मिनट में इसके केसेस लगवा लूं, मैं सिंधुवारा ये पिक्चर वगैरह किताब में सिंधुवारा। अब देखिए अगर इसको डिवाइड करें, सिंधुवारा किताब खड़े, तो देखिए इस तरह से m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपान अगर आप करोगे तो ये जो साइड होती है ये m1, ये हो जाएगा हमारे पास u1 माइनस v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 अपान हो जाएगा m2 v2 माइनस u2, इस तरह से हो जाएगा कैंसल आपस में। ठीक है, m2 में कैंसल, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ठीक है हमारे पास u1 ठीक है माइनस v1 और u1 प्लस v1, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखिए ये u1 माइनस v1 ये कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा u1 प्लस v1। मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u2 प्लस v2। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे बाकी हमारे पास क्या बचेगा, v2 प्लस u2 बचेगा और v1 प्लस u1 बचेगा। ये दो चीजें हमारे पास बचेंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है। पिक्चर लगा है क्योंकि केसेस हमने डिस्कस करने बेटा, केसेस सिंध के अंदर बाकियों से बेहतर लिखे हुए, तो मैं यहाँ पे रीडिंग उसकी करवा देता हूँ केसेस की, कि उसके अंदर एक दो करेक्शंस भी हैं v1 और v2 की, वो भी आप कर लें। ये नहीं केसेस इन्होंने पिक्चर्स ये सी ना है ठीक है ना। तो देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है, इसी इक्वेशन के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है अगर हम इसको कर पाए। तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि जब इलास्टिक बुलियन होती है तो ये देखें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ये क्या होती है, ये सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। देखें ये इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये v1 है, मींस एक ही बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। ये देखें ये किसकी जो है वो सेम बॉडी की जो है वो आप देख सकते हैं कि u1 इस बॉडी की आप इस तरह से कह ले a, इसको कह ले आप b, इसको कह ले आप a और इसको कह ले आप b। तो देखें u1 किसकी है, a की, और v1 किसकी है, a की है, मींस a की इनिशियल और फाइनल दोनों की सम और b की इनिशियल और फाइनल दोनों की सम जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू
ये हमारे पास आता है सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बी। ठीक है, दोनों का देखिए सम इक्वल होता है कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ए की जो होती है, ठीक है, जो ए और बी की वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल होती है, उनकी सम जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर इसमें से आप इस तरह से करें कि V2 की वैल्यू ले U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। अगर V2 की वैल्यू लोगे U1 प्लस V1 माइनस U2 होगी। अब इसको कहां पे पुट करोगे, पुटिंग इन इक्वेशन ए, पुटिंग इन इक्वेशन ए। अगर इक्वेशन ए में पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी V1 की। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, सिर्फ V1 की वैल्यू लिख रहा हूं कि इसको आप क्या करोगे, V2 को पुट करोगे, किस इक्वेशन में पुट करोगे, आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। ये जो आपके पास ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप V2 की जगह पे जो वैल्यू आप वहां से लोगे वो यहाँ पे रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। कि जो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी V1 होती है, उसकी अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो V2 की जगह पे आप यहाँ पे क्या रखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे ये रख सकते हैं, V2 की जगह पे आप ये जो है वो पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी। और इसकी इक्वेशंस लिखी हुई है आपके बुक के अंदर, इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखिए बेटा, ये इक्वेशन जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है, ये आपको याद करनी है कि V1 की इक्वेशन कौन सी है और V2 की इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, ये हो जाएगी V1 की इक्वेशन है बेटा हमारे पास M1 माइनस M2 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू हो जाएगा U1 प्लस हो जाएगा 2M2 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू U2। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। ये इक्वेशन बेटा आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन आएगी, लेकिन ये इक्वेशन आएगी कहां से, जब आप V2 की वैल्यू इक्वेशन ए के अंदर आप रखोगे। और अगर यहां से आप V1 की वैल्यू निकालोगे, अगर V1 की वैल्यू निकालोगे तो V1 की वैल्यू ये आ जाएगी, V1 हो जाएगा U2 प्लस V2 माइनस U1। अब अगर इसको पुट करोगे इक्वेशन ए में, पुटिंग इन इक्वेशन ए, अगर ए में पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी V2 की। अगर आप V2 की वैल्यू रखोगे, अगर आप V2 की वैल्यू ए में रखोगे तो V1 की मिलेगी, अगर V1 की रखोगे तो आपको V2 की मिलेगी। और ये हो जाएगी हमारे पास 2M1 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू हो जाएगा U1 प्लस हो जाएगा हमारे पास M2 माइनस M1 अपान हो जाएगा हमारे पास M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, ये हो जाएगी, ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, ये इस तरह से दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके स्पेशल केसेस हैं और ये स्पेशल केसेस भी क्लियरली पीएमसी के सिलेबस के अंदर मेंशन है कि इन स्पेशल केसेस को भी आपने करना है। तो स्पेशल केसेस की रीडिंग है वो मैं आपको करवा देता हूँ सिंध से, क्योंकि सिंध के अंदर ये केसेस ज्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं पंजाब से। ठीक है, तो ये मैं इसकी कर देता हूँ रीडिंग केसेस की। ये पिक्चर उल्टी है, ये से का ये कौन है, बी ए का है।
अब देखिए बेटा ये केस 1 है हमारे पास, ठीक है। केस 1 सेकंड पेज देखो, ने पिक्चर सीधी कर दे मोबाइल कौन सी न्यूज़ कौन सी दूसरी करो, ठीक है। देखिए बेटा केस 1 है। केस 1 के अंदर दिया गया है कि अगर दो बॉडीज की आपस में कुलियन होती है और दोनों के अगर मासेस इक्वल है, मैं यहाँ पे बनाता भी जाता हूं कि अगर हमारे पास दो ऐसे मासेस की कुलियन होती है, सपोज करें ये मास m2 है और ये मास है हमारे पास m1, और कंडीशन कौन सी होती है, m1 इज इक्वल टू m2, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। सपोज करें इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। दोनों के मासेस इक्वल है, कि दोनों के मास अगर हम देखते हैं कि दोनों के मास जो होते हैं वो इक्वल है, ठीक है। एक का जो है वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और इस तरह से। अब दोनों के मासेस, कंडीशन कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों के अगर मास इक्वल है और ये दोनों अगर इस तरह से इलास्टिकली कोलाइड करती है, तो कुलियन के बाद क्या होना है इनका, कुलियन के बाद जब ये आपस में कोलाइड होंगी तो कुलियन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 जो होगी ये 3 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, m1 है, और ये जो इसकी m2 जो है इसकी वेलोसिटी v2 जो बनेगी ये 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, ठीक है। कि ये जो फर्स्ट बॉल होगा ये अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा, सेकंड को, और सेकंड की वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, फर्स्ट को। तो आप कहोगे कि v1 जो होगी ये बन जाएगी u2 के बराबर और v2 जो होगी ये u1 के बराबर हो जाएगी। और इसके अंदर दोनों बॉडीज के अंदर जो है वो इंटरचेंज होगी या एक्सचेंज कर लें, बॉडीज एक्सचेंज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एक्सचेंज 100%, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी को, मींस टोटल जो है वो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेकंड को मिल जाएगा, सेकंड का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट को मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है। इफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, दोनों बॉडीज के मासेस क्या है, इक्वल, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल है, देन इक्वेशन रिड्यूस टू गिव, उसके बाद क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, ये यहाँ पे डेटा में भी लिख दिया है। Thus the two bodies interchange velocities, एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर देती है, 100% एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज velocities after collision as shown in the figure, before collision और आफ्टर collision दिया हुआ है। अब दूसरी पिक्चर बेटा सीधी नहीं है, मैं सीधी पिक्चर ले लूं फिर देखते हैं इसको, सेकंड जगह है ना वो पिक्चर। देखिए बेटा सेकंड पिक्चर को देख लें, देखिए ये हमारे पास दूसरे केसेस हैं। अब देखिए ये सेकंड केस है बेटा, सेकंड केस है, सेकंड केस के दो हिस्से दिए हुए, सेकंड केस के बेटा दो हमारे पास हिस्से हैं, केस 2 है, केस 2 के दो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है, पहले हिस्से के अंदर क्या कहा गया है, पहले हिस्से के अंदर कहा गया है कि बॉडी जो है इसका मास m1 है
और इसका मास m2 है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 0 है, ये रेस्ट में। ठीक है, कि ये बॉडी जो है ये क्या है, रेस्ट में। और इन दोनों की कंडीशन ये है कि मासेस इक्वल नहीं है, दोनों के मासेस इक्वल नहीं है, दोनों के मासेस अनइक्वल है। आप ये कहेंगे कि दोनों के मासेस इक्वल नहीं है, तो क्या होगा कि जब ये आपस में कोलाइड होंगी, सपोज करें ये बॉडी आ रही है, इसका मास m1 है और इसका मास, और सॉरी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है v1 हो जाएगी, और इसका मास कौन सा है, इसका मास m2 है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। अब इस केस के अंदर ये कि देखिए, पहले ये बॉडी रेस्ट में, मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 और इसका मोमेंटम भी 0। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 0 नहीं है और इसका मोमेंटम p1 भी 0 नहीं है। ठीक है, और ये बॉडी रेस्ट में, लेकिन मासेस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि मासेस अनइक्वल है, दोनों के मासेस अनइक्वल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कार खड़ी है और ट्रक जो है वो उससे आके टकराती है, ट्रक मूविंग है, तो देखिए इन दोनों के मासेस इक्वल नहीं होते। अब दोनों आपस में कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद दोनों मूव करेंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2, इसका मोमेंटम p2 होगा, ये दोनों 0 नहीं है। ठीक है, और इसके भी ये हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये 2 इस तरह से कर दे, इसको डैश कर देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी, और इसको 1 कर दें आप, इसको बेटा मैं 1 कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 डैश नॉट इक्वल टू 0, मोमेंटम 1 डैश नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 1 k1 है, p1 है, तो यहाँ पे मैंने k1 डैश और p1 डैश कर दिया, और इसका जो हो जाएगा k2 डैश इज नॉट इक्वल टू 0, p2 डैश इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम 0 है, अब इसके जो है वो 0 नहीं है। ये कहां से आए, तो बेटा ये जो फर्स्ट बॉडी है ना, इसने अपना कुछ हिस्सा उसको दे दिया, इसको कहा जाता है पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कि इस बॉडी के अंदर अगर पहले 10 जूल काइनेटिक एनर्जी और 10 मोमेंटम है, तो आफ्टर कुलियन अगर इसके पास 7 काइनेटिक एनर्जी और 7 मोमेंटम रहता है, तो 3-3 क्या कर दिया इसने, इसको ट्रांसफर कर दिया। कि इस तरह से अगर बॉडीज अनइक्वल है ना, तो टोटल ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे जो फर्स्ट केस हमने देखा था ना, उसके अंदर क्या होती है, टोटल ट्रांसफर होती है, क्योंकि उनके मासेस इक्वल होते हैं। लेकिन ये क्या है कि इनके मासेस इक्वल नहीं है। जब इनके मासेस इक्वल नहीं है ना, तो टोटल ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी या टोटल ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी या टोटल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम नहीं होता, इसको कहा जाता है पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, पार्शियल जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जब मासेस इक्वल नहीं है, ये बहुत ही बुनियादी पॉइंट है, जब मासेस इक्वल नहीं है तो 100% ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अंदर इसका बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर क्या कहा गया है कि अगर इस तरह से m1 है, u1 है, और दूसरा हमारे पास m2 है और u2 0 है, दोनों रेस्ट में, लेकिन दोनों के मासेस इक्वल होते हैं, दोनों के मासेस क्या होते हैं, इक्वल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये होगा कि जब कुलियन होगी, m1 है, v1 0, और ये m2 जो है ये मूव करने लग जाएगा, और इसकी v2 हो जाएगी u1 के बराबर। ठीक है, अब इसमें सपोज करें वेलोसिटी की वैल्यू दे दें आप, तो यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3। तो ये होता है कि अगर फर्दर इनके मासेस इक्वल हो जाते हैं और एक बॉडी रेस्ट में होती है, तो जो दूसरी बॉडी आ जाएगी वो रेस्ट में रह जाएगी,
और जो पहले वाली जो होती है वो मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों के मासेस इक्वल, इसमें टोटल ट्रांसफर होती है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जब मासेस इक्वल होंगे तो टोटल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि टोटल ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसके अंदर जो है वो टोटल ट्रांसफर होती है। तो बेटा यहाँ से दोनों केसेस से एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर दोनों के मासेस हैं तो टोटल ट्रांसफर होगी, अगर दोनों के मासेस अनइक्वल हैं तो पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। ये कंचे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये उर्दू के अंदर, सिंधी के अंदर हम बिलोर कहते हैं। तो ये जब बच्चे खेलते हैं ना, तो कभी कभी बिलोर एक बिलोर दूसरे को टकराता है, तो ये होता है कि जो पहले रेस्ट में होता है वो आगे मूव कर, और जो मूव कर रहा होता है, जो हिट करता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो ये उस कुलियन का केस है। हेड ऑन कुलियन अगर हो जाती है उनके दरमियान, तो जो पहले रेस्ट में होता है वो मूव करना शुरू कर देता है, जो मूव करता है वो रेस्ट में आ जाता है। ये इसका केस होता है। तो बेटा सेकंड केस है, इसके अंदर आप कर सकते हैं, इस केस के अंदर 2 है, 2 के 2 हिस्से हैं बेटा। ये होता है कि व्हेन द बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी बी रेस्ट में तो है लेकिन मास m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने ये लिख दिया है कि फिर दोनों मूव करेंगे। अब इसकी वेलोसिटी v1 कितनी हो जाएगी, ये v1 इतनी हो जाएगी और ये v2 इतनी हो जाएगी। अब इसका सेकंड केस है कि फर्दर इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कुलियन विल स्टॉप, फर्स्ट बॉडी स्टॉप हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, मूव करना शुरू कर देगी। B will start moving with the velocity that originally had as shown in the figure। तो ये हमारे पास केस आ जाएगा। अब देखिए थर्ड केस है बेटा, यहाँ पे केस 3 है, ठीक है। अब ये केस 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस 3 जो होता है इसके अंदर ये होता है कि एक बड़ी बॉडी है, जैसे एक बिल्डोजर है, ठीक है, इसका मास आप कह लें m2 और ये इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। और एक छोटा सा बिलोर है, इसका मास m1 है, कंचा कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू के अंदर, सिंधी के अंदर हम बिलोर कहते हैं, ठीक है। तो ये m1 जो होता है इसका रिलेशन ये है, m1 लेस देन डबल लेस देन की सिंबल है। डबल लेस देन की सिंबल का मकसद है डिफरेंस बहुत बड़ा है, बिलोर और बिल्डोजर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये छोटे वाला डिफरेंस नहीं है कि आप कहें कि एक का 15 किलोग्राम है दूसरे का 18, नहीं, ये नहीं, डबल सिंबल इस्तेमाल की, m1 लेस देन m2, बहुत बड़ा डिफरेंस है मासेस का। तो इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से बिलोर आ रहा है और ये आ रहा है u1 से, ठीक है। जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद वापस जाएगा v1 से, ठीक है। फर्क क्या आएगा, इसकी v2 फिर भी 0। अब बिलोर जाके बिल्डोजर को टकराएगा, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्डोजर को तो कुछ नहीं होना, बिलोर वापस रिकॉइल करेगा, ठीक है। तो ये केस है, इसके अंदर ये होता है कि पहले अगर u1 है, पहले अगर u1 0 है तो जो है वो वहां पे v2 भी 0 होगी। पहले भी बिल्डोजर रेस्ट में, बाद बिल्डोजर को कुछ नहीं होना, लेकिन जो v1 होगी ये हो जाएगी -u1, क्योंकि v1 का डायरेक्शन राइट की तरफ है, v1 का लेफ्ट की तरफ है। फर्क ये होगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी और नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो बात यह आती है, जो की पॉइंट है, कि अगर बहुत बड़ा डिफरेंस मासेस का है तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। इक्वल मासेस है 100% चेंज होगा, अनइक्वल मासेस है पार्ट चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3 की पॉइंट्स इसके अंदर होती है। मासेस इक्वल है 100% एक्सचेंज है, मासेस अनइक्वल है तो 100% से कम एक्सचेंज है, मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो कुछ भी जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, इस तरह से। अब इसका एक और केस है, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं।
व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, ये मैसिव बॉडी है, रेस्ट में है, और ये लाइट बॉडी इससे कोलाइड करती है, और इसकी U2 0 है, ठीक है, एंड M1 लेस देन, देखिए डबल जो है वो डबल लेस देन की साइन लगी हुई है। अंडर दिस कंडीशन M1 is so small as compared to that it can be neglected in the equation and thus we have V1 is equal to, यहाँ पे आप कर लोगे कि जो V1 होगी ये बराबर हो जाएगी माइनस U1 के, एंड V2 होगी, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा V2 is equal to 0, देन बॉडी B विल रिमेन स्टेशनरी, बॉडी B जैसे पहले रेस्ट में थी अब भी रेस्ट में होगी, while बॉडी A विल बाउंस बैक, बॉडी जो छोटी है बाउंस बैक करेगी विद द वेलोसिटी एज शोन, मींस वापस आएगी। अब इसका आखिरी केस होता है बेटा हमारा, ठीक है, और ये केस कहता है कि अगर बिल्डोजर को उठा के बिलोर को मार दो तो बिलोर का क्या होना है, ठीक है, ये बेटा केस है। इसके अंदर देखें ये छोटी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये छोटी बॉडी जो होती है बेटा ये रेस्ट में है, और ये बिल्डोजर आ रहा है, ये आके से टकराता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये बड़ा मास होता है इसके अंदर बेटा वही रिलेशन है कि M1 ग्रेटर देन M2 है, डबल सिंबल लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी के लिए अप्रोक्सीमेटली की सिंबल इस्तेमाल की गई है, वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बड़ा जो मास है ना इसका बहुत ही छोटी अमाउंट किसको चली जाएगी, छोटी बॉडी को चली जाएगी, और इसकी अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तकरीबन इसकी वेलोसिटी जितनी पहले है उतनी ही रहेगी। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये बिलोर रेस्ट में है, ये बिल्डोजर आ रहा है, ठीक है, U1 से ये टकराता है, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, इसकी बिल्डोजर की वेलोसिटी V1 अप्रोक्सीमेटली उतनी ही रहती है। सपोज करें इसकी वेलोसिटी है 10, तो बाद में भी अप्रोक्सीमेटली कितनी रहेगी, 10 रहेगी, लेकिन ये जो छोटा बाल है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी V2 अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ U1 हो जाएगी, मींस इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, इस तरह से कि वो जो होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा लेकिन डबल वेलोसिटी, और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर करेगा। इस बड़ी बॉडी के पास बहुत ज्यादा मोमेंटम और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वेरी स्मॉल अमाउंट, वो जब उसको देगा ना तो छोटी बॉडी के पास बहुत बड़ा जो है वो मोमेंटम और आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो when a very massive body collides with a light stationary body, then M1 greater than M2 होता है, U2 0. Now M2 can be neglected, ये इक्वेशन में किया गया है। This gives a V1 is equal to U1, ये तकरीबन V1 किसके बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली U1 के अप्रोक्सीमेटली की सिंबल आती है, एंड V2 बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, बुक के अंदर आपके बुक के अंदर V1 लिखा, V2 is equal to twice of U1, thus after the collision there is practically no change in the velocity of the massive body, but the lighter one bounce off in the forward direction, same direction में, पीछे नहीं आती, same direction में, with approximately, बेटा वर्ड लिखा हुआ है approximately twice the velocity of the incident body as shown in the figure, ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कि मैं वैसे तो करेक्शन नहीं करवाता, यहाँ पे करेक्शन क्यों करवाई, बेटा ये प्रिंट मिस्टेक है, जो पहले वाली आप चीजें पूछते हैं ना वो दो बुक्स में डिफरेंट चीजें, दो बुक्स के अंदर डिफरेंट चीजें, वो करेक्ट नहीं की जा सकती, ये प्रिंट मिस्टेक्स है, प्रिंट मिस्टेक को सही किया जा सकता है। तो आपका चैप्टर 3 जो पीएमसी के मुताबिक है वो कंप्लीट है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये साथ में ही कर लेते हैं, मुझे पानी भरनी है, ठीक है। अब लॉजिक लेटर सीरीज के 2-3 क्वेश्चंस हैं,
इनको हम डिस्कस करते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है। देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेटर सीरीज दी गई है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसके अंदर अगर आप सीरीज देखते हैं तो देखिए, अब इसमें ELFA है और GLHA है और ILJ है और एक मिसिंग है और उसके साथ MLNA है। अब अगर इसकी सीरीज आप देखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि पहले कोई पैटर्न ढूंढना होगा। अगर इसको देखते हैं ELFA मीन्स E के बाद L है, L के बाद F है, F के बाद A है, कोई रेगुलर पैटर्न नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपको इसके अंदर कोई भी रेगुलर पैटर्न नजर नहीं आता। अब अगर हम देखते हैं तो देखें E के बाद F, F के बाद G के बाद H के बाद I के बाद J। ठीक है, मीन्स फर्स्ट और थर्ड लेटर जो होते हैं ये सीरीज में। ठीक है, इसका मकसद ये हुआ कि ये जो होगी इसका यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा J, क्योंकि ये सॉरी J आ गया है, K आएगा, क्योंकि I के बाद J के बाद पहला लेटर आएगा K। ठीक है, अब K के बाद एक लेटर मिसिंग होगा। ठीक है, K के बाद जो होगा A लाएगा यहाँ पे। तो ये देखें J के बाद क्या आएगा, J के बाद K के बाद आएगा L, जैसे सीरीज में आ रहा है। ठीक है, एल के बाद क्या आ गया, देखिए एल के बाद एम आ गया, एम के बाद एन, मीन्स हमारी सीरीज कंप्लीट। के मीन्स इसका फर्स्ट लेटर के होगा और थर्ड लेटर एल होगा। ठीक है, ये देखें सीरीज में आ रहे EFGHIJK। अब इसका मकसद है एक लेटर यहाँ पे आएगा, एक लेटर यहाँ पे, अभी ये मिसिंग है, ये हमने ढूंढने कौन से। अब देखिए बेटा, इसके बाद देखें ये लेटर, देखें ये लेटर सेम रह रहा है। ये लेटर जो है हमारे पास एल एल एल, ठीक है, इस तरह से। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि ये लेटर जो होगा यहाँ पे जो आएगा ये वही सेम एल आएगा। ये हमारे पास लेटर एल आएगा, क्योंकि ये सेकंड लेटर जो है वो हर एक के अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये थर्ड लेटर, ये भी देखे बेटा, ये लेटर भी आखिरी जो लेटर फोर्थ लेटर है ये भी रिपीट हो रहा है। देखिए ये इसके अंदर इस तरह से रिपीटेशन आ रही है। मीन्स जो थर्ड और फोर है ये सब के अंदर जो हो रहे हैं वो, सॉरी सेकंड और फोर्थ जो है वो सब के अंदर सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा KLLA। तो ये हमारा ऑप्शन ये डी सही होगा। ठीक है, अब आप इसको देख ले, देखिए इसके अंदर लेटर्स भी है और लेटर के साथ नंबर भी है। अब अगर आप देखते हो तो बेटा ये सिंपल सी सीरीज